क्लास 12 हम आपके बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न बैंक कर रहे थे, जिसमें आज हम पैसेज नंबर 4 करेंगे। नोबडी नोज माई नेम इज द टाइटल ऑफ वन ऑफ जेम्स बाल्डविन्स सेलिब्रेटेड बुक्स। यानी जेम्स बाल्डविन की बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बुक्स में से एक किताब है जिसका टाइटल है नोबडी नोज माई नेम, यानी कोई मेरा नाम नहीं जानता। Who knows the name of the old man sitting amidst ruins, pondering over his hubble bubble? यानी कौन जानता है उस बूढ़े इंसान का नाम जो बैठा हुआ है रूइंस में। रूइंस यानी जहाँ पर सब कुछ तबाह हो गया है। पॉन्डरिंग ओवर इज हबल बबल यानी उसकी जगह के बारे में सोचता हुआ। पॉन्डरिंग यानी गहराई से सोचना। वी डू नॉट यानी हम नहीं जानते कि उसका नाम क्या है। इट डज नॉट मैटर और ये इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि उसका नाम क्या है। He is there like the North Pole, Everest and Alps, but with one difference. यानी वो वहाँ बैठा हुआ है जैसे किसी जगह पर नॉर्थ पोल है, कहीं एवरेस्ट है, कहीं एल्प्स है, लेकिन एक फ़र्क है। नॉर्थ पोल, एवरेस्ट एंड एल्प्स विल बी देयर व्हेन ही इज़ नॉट देयर एनी मोर। यानी वो बूढ़ा आदमी मर भी जाएगा तो अभी नॉर्थ पोल जिंदा रहेगा, एवरेस्ट रहेगा और एल्प्स रहेंगे। कैन वी रियली से दिस? क्या हम सच में ये कह सकते हैं? Thus thou art, and unto thus thou returnest, was not spoken of the soul. We do not know whether the old man's soul will go marching on like John Bounce while his body lies mouldering in the grave. यानी हम नहीं जानते कि उस बूढ़े आदमी की जो आत्मा है वो किस जगह पर निकल जाएगी, जबकि उसकी बॉडी जो है वो सड़ रही होगी। मॉडरिंग यानी धीरे धीरे सड़ना, किसी कब्र में पड़ी हुई। उसका राख में कन्वर्ट हो जाएगी, जो विंड है वो उड़ा के ले जाएगी या फिर उसे पानी में डाल दिया जाएगा। सच स्पेक्यूलेशन इज हजार्डियस यानी कि जब हम ऐसा अनुमान लगाते हैं तो ये घातक हो सकता है। अ सोल ट्रिप्स कैन टेक वन टू द ट्रीचरस शोल्स ऑफ मेटाफिजिक्स वेदर देर इज अ येस और नो। यानी कि आपकी जो आत्मा की ट्रिप है वो कई बार छल हो सकता है। हु एम आई आस्क्ड। तो टैगोर जो थे वो पूछते हैं कौन हूँ मैं। आज टैगोर ऑफ द राइजिंग सन इन द फर्स्ट डॉन ऑफ हिज लाइफ ही रिसीव नो आंसर। उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। हु एम आई ही आज द सेटिंग सन इन द लास्ट ट्वाइलाइट। यानी कि पहले उन्होंने उगते हुए सूरज से पूछा कि कौन हूँ मैं, कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने डूबते हुए सूरज से पूछा कौन हूँ मैं, कोई जवाब नहीं आया। वी आर नो लॉन्गर ऑन सॉलिड ग्राउंड विद डस्ट वी कैन फील ऑन आवर हैंड्स स्कैटर टू द विंड एंड वेट विथ वाटर टू टर्न इट इन टू मड। यानी हम जो है वो कोई सॉलिड ग्राउंड में नहीं है डस्ट के साथ, सिर्फ ये मिट्टी है सब। फॉर दिस मच इज श्योर दैट इन द एंड व्हेन लाइफ्स अ सीजलेस लेबर ग्राइंड्स टू हॉल्ट। यानी हम ये जानते हैं कि अंत में जो लाइफ है उसका सीजलेस लेबर यानी कभी ना रुकने वाला काम जो है वो रुक जाता है, एकदम से हॉल्ट पे आ जाता है और आदमी मर जाता है। मैन मीट्स डेथ द ब्रदर ऑफ स्लीप यानी सोने का भाई जो है उसे मौत बोला जाता है। हिज बॉडी बरीड और बर्न या तो उसकी बॉडी गाड़ दी जाती है, जला दी जाती है और धूल बन जाती है। इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ही लिव्स धूल के जैसा वो रहता है। इन एनिमेट येट इन कॉन्टैक्ट विद द एनिमेट ही सेटल्स ऑन फाइल्स इन एंडलेस गवर्नमेंट अलमीरास। यानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फाइल के अंदर रखा हुआ वो गवर्नमेंट अलमारी में, सरकारी अलमारी में, किसी मैन्यूस्क्रिप्ट में, या फिर नॉट पब्लिश्ड ऑन ऑल शेल्व्स ऑन फेसेस एंड हैंड्स, कहीं ना कहीं वो रह जाता है। ही बिकम यूबिक्यूटस यानी बहुत आम बात हो जाती है। समटाइम्स स्नीकिंग इवन इनटू हर्मेटिकली सील्ड चैम्बर्स और कभी कभी एयर टाइट चैम्बर्स में वो दिखाई देता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड मैन एंड नॉर्थ पोल, एवरेस्ट एंड एल्प्स? यानी कि क्या डिफरेंस है इनमें? ही पॉन्डर्स ओवर इज हबल बबल वाइल दे नॉट यानी कि जितना गहराई से वो सोचता है उतनी गहराई से ये नहीं सोचते हैं। दे आर ऑल नोन टू ऑल वाइल ही इज नोन टू ऑल वाइल ही इज नोन टू नन। यानी कि ये जितने भी हैं इनको हम सब जानते हैं लेकिन जो बूढ़ा आदमी है उसे कोई नहीं जानता है। दे रिमेन वाइल ही विल सून बिकम डस्ट यानी कि ये सब तो रह जाएंगे लेकिन वो जल्दी ही धूल बन जाएगा। ये सही है। वॉट अकॉर्डिंग टू द पैसेज हैपन्स टू अ पर्सन सोल आफ्टर डेथ। यानी पैसेज के हिसाब से आदमी की जो आत्मा होती है उसका डेथ के बाद क्या होता है? सोल ऑल्सो डाइज विद द बॉडी। नहीं, सोल जो होता है वो बॉडी के साथ नहीं मरता है। सोल जो है वो जीता है बॉडी के मरने के बाद भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? क्या सही है? द राइजिंग सन टोल्ड टैगोर हु ही वॉज। बिल्कुल नहीं, जो उगता हुआ सूरज था उसने नहीं बताया। द राइजिंग सन डिड नॉट टेल टैगोर हु ही वॉज। जो राइजिंग सन था उसने टैगोर को नहीं बताया कि वो कौन है।
वॉट हैपन्स टू अ मैन आफ्टर ही बिकम्स डस्ट, जब वो डस्ट बन जाता है तो क्या होता है? ही ऑफन स्नीक्स इन टू हर्मेटिकली सील्ड चैम्बर्स, यानी एयर टाइट चैम्बर्स में कभी कभी वो दिखाई देता है. वॉट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द एक्सप्रेशन द ब्रदर ऑफ स्लीप? द ब्रदर ऑफ स्लीप एक मेटाफोर है, यानी एक एग्जाम्पल के रूप में कहा गया है. आ चुकी हूँ. आज हम 8th पैसेज स्टार्ट कर रहे हैं. The task which Gandhiji had taken in hand was not only the achievement of political freedom, but also the establishment of social order based on truth and non-violence, unity and peace, equality and universal brotherhood, and maximum freedom for all. यानी जो काम गांधी जी ने अपने हाथ में लिया था, टास्क यानी कार्य, वो ना सिर्फ एक अचीवमेंट था, एक जीत थी पॉलिटिकल फ्रीडम की, आज़ादी की, लेकिन एक सोशल ऑर्डर का इस्टेब्लिशमेंट भी था. यानी अब से एक सोशल ऑर्डर पूरे सोसाइटी में रह गया था जिसमें सच्चाई थी, नॉन वायलेंस यानी जिसमें अहिंसा, यूनिटी एंड पीस यानी शांति और एकता, इक्वालिटी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी चारों तरफ एक भाईचारा हो गया था, मैक्सिमम फ्रीडम फॉर ऑल यानी ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी सबके लिए. This unfinished part of his experiment was perhaps even more difficult to achieve than the achievement of political freedom. यानी ये जो एक पार्ट था उनके एक्सपेरिमेंट का जो अभी ख़त्म नहीं हुआ था, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था, आज़ादी से भी ज़्यादा मुश्किल. पॉलिटिकल स्ट्रगल इन्वॉल्व फाइट अगेंस्ट अ फॉरेन पावर, यानी राजनीतिक जो हमारी स्ट्रगल चल रही थी वो किसके साथ चल रही थी? फॉरेन पावर के साथ में, यानी हम किससे लड़ रहे थे? विदेशियों से. And all one could do was either join it or wish it success and give it moral support. यानी तो लोग दो काम कर सकते थे, या तो ज्वाइन करें, उनके साथ मिल जाएं, या फिर उन्हें सक्सेस की विशेष दें, यानी खुश होकर उन्हें मॉरल सपोर्ट दें और कहें कि आप जीत कर आएंगे. In establishing the social order of this pattern, there was a lively possibility of a conflict arising between groups and classes of our own people. लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि एक छोटी सी पॉसिबिलिटी ये भी थी कि कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई किसके बीच हो सकती थी? हमारे आपस में ही बने हुए ग्रुप्स में. एक्सपीरियंस शो दैट मैन वैल्यूज हिज पोजेशंस इवन मोर देन हिज लाइफ, यानी एक्सपीरियंस ये बताता है कि आदमी जो होता है उससे अपनी जान से भी ज़्यादा अपनी चीज़ों की परवाह होती है, पोजेशंस की परवाह होती है. Because in the former he sees the means for perpetuation and survival of his own descendants even after his body is reduced to ashes. क्योंकि उसने देखा है कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो भी मेरे जो और आने वाले आगे के लोग हैं उनका सर्वाइवल मेरी इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है, पैसों पर, मैं कितना घर बार छोड़ के जा रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो हैं उन पर डिपेंड करता है. तो अगर मैं मर भी जाऊँ, यानी अगर मेरी बॉडी एशेस में रिड्यूस हो जाए, उसके बाद भी जो बचेगा मेरे बच्चों के लिए वो मेरे पोजेशंस ही होंगे. A new order cannot be established without radically changing the mind and attitude of men towards property, and at some stage or the other, the haves have to yield place to have nots. यानी अगर हम कोई नया ऑर्डर भी ला दें, अगर एक नया ऑर्डर हम यहाँ पे स्थापित कर दें, एस्टेब्लिश्ड यानी स्थापित कर दें, लेकिन तब भी हम आदमी का एटीट्यूड जो है, उसकी सोच जो है वो प्रॉपर्टी की तरफ चेंज नहीं कर सकते. We have seen in our time attempts to achieve a kind of egalitarian society and the picture of it after it was achieved. But this was done by a large amount through the use of physical force. यानी हमने पहले भी देखा है कि इस तरीके की लड़ाइयाँ किस तरीके से लड़ी गई हैं, लेकिन वो फिजिकल फोर्स लगाकर जीती जाती थी. In the ultimate analysis, it is difficult if not impossible. यानी अगर ये एकदम impossible, असंभव नहीं भी है, तो ये बहुत ज़्यादा कठिन होगा करना ये चीज़. To say that the instinct to possess has been rooted out or that it will not reappear in an even worse form under a different guise. It may even be that, like a gas kept confined within containers under great pressure or water held by a big dam, once a barrier breaks, the reaction will one day sweep back with a violence equal in extent and intensity to what was used to establish and maintain the outward egalitarian form. यानी ये इस तरीके से है कि आप एक गैस को किसी कंटेनर के अंदर बंद करके बहुत प्रेशर में रखें, या कोई बड़ा सा डैम जो पानी को रोक कर रखता है, तो एक दिन जब उसको रोकने के लिए जो लगाए जाते हैं बैरियर वो टूटते हैं, तो वो इतना ज़्यादा वायलेंस तरीके से आता है कि सब कुछ नष्ट कर देता है.
This enforced egalitarianism contains in its bosom the seed of its own destruction. यानी इसके पास, इसकी छाती में, bosom यानी छाती में, अपने खुद को नुकसान पहुंचाने के, खुद को बर्बाद करने के बीज होते हैं. द रूट कॉज ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज पॉजेसिवनेस और एक्विसिट इंस्टिंक्ट. यानी सबसे मूल रूप से अगर इसका वो देखें कि क्यों लड़ाई होती है, तो ये पॉजेसिवनेस होती है. So long as the ideal that is to be achieved is one of the securing maximum material satisfaction, possessiveness can neither be suppressed nor eliminated. यानी possessiveness को ना तो आप दबा सकते हैं ना हटा सकते हैं, but will grow on what it feeds. लेकिन इसको क्या हम खिला रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है. और is shared by many. If egalitarianism is to endure, it has to be based not on possessions of maximum material goods which cannot be shared by other or can be enjoyed only at the expense of other. This calls for substitution of spiritual values for purely material ones. The paradise of material satisfaction that is sometimes equated with progress these days neither spells peace nor progress. Mahatma Gandhi has shown us how the acquisite instinct inherent in a man could be transmuted by adoption of the ideal of trusteeship by those who have for the benefit of all those who have not, so that instead of leading to exploitation and conflict, it would become a means and incentive for amelioration and progress of society respectively. इंस्टिंक्ट यानी हमारे अंतरात्मा से जो आवाज़ आती है, कई बार हमको हमारी चेतना से जो लगता है. पॉजेसिवनेस यानी होता है हम किसी के ऊपर हमारा हक जताएं, हैं जैसे मालिक हैं हम, इस तरीके से. एल्गिटेरियनिज्म मतलब एक ऐसा प्रिंसिपल जिसमें हम सबको इक्वालिटी के साथ ट्रीट करते हैं, सबको एक जैसा ट्रीट करते हैं. एंड्योर यानी आप किसी भी चीज़ को बिना बोले अगर सहते रहते हो तो उसे हम एंड्योर कहते हैं. पीस यानी शांति, ये मैंने आपको पहले भी बताया है. और इसके अलावा ट्रांसम्यूटेड यानी आप किसी को बोलने का हक नहीं देंगे. इंसेंटिव यानी किसी के लिए बोलना, किसी के लिए अच्छा काम करना. और एम्लियोरेशन यानी आगे बढ़ाना, किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना, उसको और अच्छे से करना. एक्सप्लॉयटेशन यानी किसी का शोषण करना. इनहेरेंट यानी जो भी चीज़ें हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, जीन्स, हमारे अंदर बॉडी की जितनी चीज़ें हम इनहेरेंट करते हैं या बाहरी जितनी चीज़ें हम लेते हैं किसी से, हमारे पेरेंट्स से यूजुअली, उसे हम इनहेरेंट बोलते हैं. द अनफिनिश्ड टास्क ऑफ महात्मा गांधी वॉज, क्या टास्क चल रहा था उनका भी, उनका टास्क था कि वो एक पीसफुली को एग्जिस्टेंट नॉन वायलेंट सोसाइटी बनाए. यानी एक ऐसा समाज जो आपस में रहे बिना किसी लड़ाई झगड़े के, शांति तरीके से, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, एक ऐसा समाज बनाना उनका काम था. सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट. गांधी जी का एम क्या था? वो चाहते थे नॉन वायलेंट सोसाइटी बने जहाँ पर लड़ाइयाँ ना हो, सब भाईचारे से रहें और पॉलिटिकल फ्रीडम मिल जाए, यानी ऑल ऑफ द अबव. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पीपल अल्टीमेटली ओवरटर्न द फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्डर. यानी लोग जो होते हैं वो सोशल ऑर्डर को पूरा ओवरटर्न कर देते हैं. किस तरीके से बेस्ड होता है वो? which is not congenial to spiritual values of people, which is based on conciliation and reapproachment, which is based on coercion and oppression, which does not satisfy their basic needs. तो जो उनकी basic needs को satisfy नहीं करता है उसलिए करते हैं, या फिर उनकी spiritual value अगर नहीं पूरी हो पाती तो करते हैं. तो यही है, which is not congenital to the spiritual value of the people. According to the passage, which statement is not true? It is difficult to change mindset of people toward property. ये सही है. ये वाला भी सही है कि एक एल्गिटेरियन सोसाइटी में मटेरियल सेटिस्फैक्शन दूसरों के एक्सपेंस पे पूरा होता है. ये गलत है. In establishing the social order of Gandhiji's pattern, the possibility of conflict between different classes hardly exists. इस स्टेटमेंट के हिसाब से कि आपस में लड़ाइयाँ नहीं होती थी, लेकिन पैसेज के हिसाब से आपस में ही सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी. इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैसेज, व्हाट इज मेंट बाय अडॉप्शन ऑफ आइडियल ऑफ ट्रस्टीशिप? Substitution of spiritual values by material values by those who live in paradise of material satisfaction, या फिर the privileged class voluntarily renounces the possessive instinct.
या इसके अलावा देखें अगर, टू इक्वेट पीस एंड प्रोग्रेस टू मटेरियल सेटिस्फेक्शन, हैव्स टू अडॉप्ट द आइडियल फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, यानी ये जिससे हमारी सोसाइटी का बेनिफिट हो ऐसी चीज़ों को हम अपनाते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, क्या टाइटल सबसे ज़्यादा सही रहेगा? सोशल ऑर्डर ऑफ गांधी जीज विजन, रेनन्सिएशन ऑफ पजेसिव इंस्टिंक्ट, यानी जितनी भी चीज़ें हैं उनको छोड़ना, मटेरियल वैल्यूज़ वर्सेस स्पिरिचुअल वैल्यूज़, या क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स इन एन एल्गिटेरियन सोसाइटी। तो ये सही है क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि एक एल्गिटेरियन सोसाइटी जिसमें सबको समानता मिली हुई है, वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पर होती है क्या, यानी वहाँ पर आपस में लोग लड़ाई करते हैं क्या? वाई डज मैन वैल्यू हिज पोजेशन मोर देन हिज लाइफ, क्यों वो अपने से ज़्यादा अपने पोजेशंस की चिंता करता है? टू प्रिजर्व हिज नेम इवन आफ्टर डेथ थ्रू हिज पोजेशन, पोजेशंस आर असेंशियल टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, पोजेशन बहुत ज़रूरी होते हैं आगे के लिए भी, कंफर्टेबल लाइफ के लिए। एगैलिटेरियनिज्म का मतलब हुआ सोशल और पॉलिटिकल इक्वालिटी। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? सेटिस्फैक्शन ऑफ मटेरियल नीड कैन नॉट अर्न पीस एंड प्रोग्रेस, सही है। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ग्रुप एंड क्लासेस आर बाउंड टू अराइज, सही है। इंस्टिंक्ट ऑफ पोजेशन कॉजेज कॉन्फ्लिक्ट्स, यस। इंस्टिंक्ट ऑफ पोजेशन कैन बी रूटेड आउट कम्प्लीटली, ये गलत है, पूरा तरीके से इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। इन द पैसेज द मेटाफोर ऑफ पैराडाइज हैज़ बीन गिवन फॉर, पैराडाइज किसको कहा गया है यहाँ पर? रेनन्सिएशन ऑफ मटेरियल गुड्स को। In November 1918, Dr. Ambedkar joined Sydenham College as a professor of political economics and worked there for 2 years. यानी 1918 नवंबर में डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉलेज ज्वाइन करा जिसमें उन्होंने प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के रूप में ज्वाइनिंग ली। वहाँ पर उन्होंने 2 साल काम करा। With his little savings, some help from the Maharaja of Kolhapur, and with a loan of 5,000 rupees from his friend Naval Bathena, he left for England on 1920 to complete his study in law and economics. यानी थोड़ी बहुत बचत से, कुछ महाराजा ऑफ कोल्हापुर की मदद से, 5,000 रुपये के लोन से जो उनके दोस्त नवल बथेना ने उन्हें दिया था, वो इंग्लैंड के लिए निकल गए 1920 में, क्योंकि उन्हें अपनी लॉ की और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पूरी करना थी। He resumed his studies at the London School of Economics and kept his term at Gray's Institute of Law. यानी उन्होंने अपनी पढ़ाई वापस शुरू करी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में और ग्रे इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में। He turned his attention to London Museum, where the relics of the saintly and scientific thoughts are preserved, where the ruins of antique world are displayed, and where Karl Marx, Mazzini, Lenin, and Savarkar had dug for knowledge and digested it. यानी उनका अटेंशन जो था वो लंदन म्यूज़ियम की तरफ गया, जहाँ पर बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ें प्रिजर्व हैं, जहाँ पर एंटीक वर्ल्ड यानी पुराने पूरे ज़माने की रूइंस जो हैं वहाँ पर रखे हुए हैं डिस्प्ले में। वहाँ पर कार्ल मार्क्स, मजीनी जैसे जो बहुत अच्छे लोग थे उस समय के, कई जाने माने लेखक जो थे वहाँ पर नॉलेज के लिए जाया करते थे। इन द म्यूज़ियम ही पोर्ड ओवर बुक्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, यानी सुबह से शाम तक वो बुक्स के ऊपर बैठे रहा करते थे, पूरा टाइम पढ़ा करते थे। टाइम वॉज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विथ हिम, समय एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। टू सेव बोथ मनी एंड टाइम ही वुड गो विदाउट लंच, पैसे और टाइम बचाने के लिए वो बिना लंच खाए वहाँ चले जाते थे। आफ्टर दिस द सेकेंड राउंड ऑफ रीडिंग बिगिन एट हिज रेसिडेंस, यानी इसके बाद दूसरा राउंड शुरू होता था पढ़ने का, जो जहाँ पर रहते थे वहीं पढ़ते थे। द एंडलेस रीडिंग वुड गो ऑन टिल अर्ली मॉर्निंग, और अर्ली सुबह तक, यानी सुबह सुबह एकदम, तब तक वो पढ़ाई करते रहते थे। ही टोल्ड हिज रूममेट दैट इज पॉवर्टी एंड लैक ऑफ टाइम रिक्वायर्ड हिम टू फिनिश हिज स्टडी एज अर्ली एज पॉसिबल। उन्होंने अपने साथ वाले रूममेट को बताया था कि गरीबी की वजह से और टाइम कम होने की वजह से वो अपनी पढ़ाई जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। ड्यूरिंग दीज स्टडीज़ इन लंडन फॉर हिज एकेडमिक एमिनेंस ही हैड नॉट फॉरगेटन द रियल एम इन हिज लाइफ, यानी इन पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपना असली ख्वाब जो था वो नहीं भूले। He could not for a minute forget the dumb faces of the untouchable in India, यानी वो अभी भी नहीं भूले थे कि बहुत सारे लोग अभी भी इंडिया में अछूते हैं जिन्हें छुआ नहीं जाता है। He took up this matter with the Secretary of State for India and also held discussion with Mr. विट्ठल भाई पटेल in London, यानी उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिलकर ये मैटर डिस्कस करा, और मिस्टर विट्ठल भाई पटेल जो थे उस समय लंदन में थे, उनसे भी उन्होंने बात करी। Neither could he forgot the alien political realities of the nation in a paper read before Students' Union and also in his famous thesis, यानी
एक पेपर जो स्टूडेंट्स के सामने पढ़ा गया और एक बहुत ही फेमस थीसिस उन्होंने लिखी है, उसमें उन्होंने बताया है द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज ही एक्सपोज द हॉलोनेस ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया, यानी उन्होंने खोखलापन जो था ब्रिटिश का हमारे यहाँ पर वो बताया था, विच कॉज्ड स्टिर इन द अकेडमिक वर्ल्ड ऑफ लंडन, और वहाँ पर एकदम तहलका मच गया लंदन में। एंड अम्बेडकर वॉज सस्पेक्टेड टू बी एन इंडियन रिवोल्यूशनरी, यानी उन्हें समझ लिया गया कि एक भारत से आया हुआ क्रांतिकारी है। वेयर डिड अम्बेडकर टीच, कहाँ अम्बेडकर पढ़ाते थे? सीडनहैम कॉलेज में। किस चीज़ के टीचर थे वो? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग वॉज डॉक्टर अम्बेडकर्स बेनफैक्टर, किसने उन्हें मदद करी थी? राजा ऑफ कोल्हापुर ने। नेम डॉक्टर अम्बेडकर फ्रेंड हु हेल्प्ड हिम टू गो टू इंग्लैंड, कौन से दोस्त ने उनकी मदद करी थी? नवल बथेना ने। वाई डिड डॉक्टर अम्बेडकर ट्राई टू फिनिश हिज स्टडी एज अर्ली एज पॉसिबल, क्यों वो अपनी पढ़ाई जल्दी ख़त्म करना चाहते थे? फॉर लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम, क्योंकि उनके पास चीज़ें भी कम थी और समय भी कम था। वॉट वॉज डॉक्टर अम्बेडकर रियल लाइफ इन, क्या उनका मेन एम था लाइफ में, क्या करना चाहते थे वो? अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रॉडन कास्ट, यानी नीच जातियों को वो ऊपर लाना चाहते थे। वॉट वॉज द कोर स्लोगन रेस्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर, क्या स्लोगन था उनका? पैसिफिकेशन ऑफ द अनटचेबल्स। वेयर डिड अम्बेडकर स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन लंडन, कहाँ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम बिताया? लंडन म्यूजियम में। हाउ मैनी ईयर्स डिड अम्बेडकर एक्सपोज इन दिस थीसिस, कितने टाइम उन्होंने बताया है इसमें? 2 years. What did डॉक्टर अम्बेडकर एक्सपोज इन हिज थीसिस, यानी उन्होंने अपनी थीसिस में किसके बारे में हमें सच बताया है? हॉलोनेस ऑफ द इंग्लिश पॉलिसीज इन इंडिया, यानी जो खोखलापन था विदेशियों का उसके बारे में उन्होंने हमें बताया था।